नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। महाकुंभ में भगदड़ मामले पर दोनों सदनों में विपक्ष ने किया हंगामा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में वाटर पोलो में वेस्ट बंगाल और केरल के बीच मुकाबला 3-3 की बराबरी पर। दोनों टीमें स्कूली बच्चों ने लिया गेम का आनंद। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू। व्यवस्थाओं को लेकर 5 फरवरी को होगी हाई लेवल मीटिंग। सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। ऊधम सिंह नगर में नानकमत्ता पुलिस की स्मैक तस्कर के साथ मुठभेड़। नशे का सौदागर हुआ गिरफ्तार। आरोपी से अवैध तमंचे, कारतूस और 260 ग्राम स्मैक हुई बरामद। और उत्तराखंड में देहरादून समेत 7 जिलों में गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी। टिहरी से हरिद्वार तक हल्की बरसात की उम्मीद। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। संसद के बजट सत्र में आज चौथे दिन की कार्यवाही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार बताए गए हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी के द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी के द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध किए जाने के लिए कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी के द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी हैं उनके साथ हुई है। और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलकर युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। केंद्र की ओर से पेश किए गए बजट की भाजपा शासित राज्य लगातार सराहना कर रहे हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री उत्तराखंड ने भी केंद्र की बजट की सराहना की और इसे सर्वस्पर्शी, समावेशी, संतुलित और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को मिले लाभ की बात भी की है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर प्रदेश में पूर्व से चली आ रही योजनाओं को केंद्र के बजट से गति मिलेगी, वहीं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भी इस दिशा में प्रगति करेगा। चलता हूँ कि ऐसा बजट कह सकते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, संतुलित और बहुत समावेशी बजट ये है। ऐतिहासिक बजट भी इसे कहा जा सकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, तो लगातार उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट मैं कह सकता हूँ। जब से 10 साल से
ये बजट जो आम बजट उनके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम उस ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से गरीब के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से अन्नदाता के लिए यानी किसान के लिए, और जिस प्रकार से नारी के लिए ज्ञान, उसको फोकस रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। और वैसे भी आप देखें, सामान्य तौर पे यदि बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, या किसी वर्ग विशेष यानी कि उसकी बात करें, तो ये बहुत अच्छा बजट ये प्रस्तुत किया गया है। उत्तरकाशी में स्वास्थ्य विभाग को 14 यानी कि 14 एएनएम मिले हैं, जिनमें से 9 एएनएम को भाजपा विधायक सुरेश चौहान ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन सभी चयनित एएनएम को जनपद के विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनाती दी गई है। भाजपा विधायक ने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है और स्वास्थ्य सेवा के लिए किए जा रहे कार्य को लेकर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री की सराहना की है। निरंतर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी लगातार स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे अच्छी हो और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे तमाम जो बेरोजगार हैं, हमारी जो एएनएम जो इनको आज जो है, इससे पहले 114 जेएनएम के लोगों को जो है अपॉइंटमेंट पत्र दिया गया और आज हमारे 14 जो हमारे यहाँ पर 14 यहाँ पर एएनएम के जो परीक्षण कर रहे हैं वर्षवार, जो इनको जो है इस समय जो नियुक्ति पत्र दिया गया। और यहाँ पर हमारी 9 बहनें यहाँ पर आई थी, मैं इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और अपने स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के परिसर में वाटर पोलो में तीसरे और चौथे स्थान के लिए वेस्ट बंगाल और केरल का मैच चल रहा है, जिसमें 3-3 की बराबरी पर दोनों ही टीमें हैं। वहीं फाइनल मैच महाराष्ट्र और केरल का खेला जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र की टीम का कहना है कि दोनों ही टीम में टक्कर की और जिस प्रकार से महाराष्ट्र का हर खेल में दबदबा चल रहा है, ये वाटर पोलो में भी महाराष्ट्र ट्रॉफी जीत कर जाएगी और 38 नेशनल गेम में महाराष्ट्र चैंपियनशिप और चैंपियन राज्य बने। बता दें कि वाटर पोलो खेल में स्कूली बच्चों की संख्या ज्यादा दिखी है, जिसमें सभी बच्चे वाटर पोलो मैच का आनंद लेते हुए दिखाई पड़े हैं और अपनी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए भी दिखे हैं। दोनों ही बहुत ही टफ है। लास्ट टाइम केरला ने गोल्ड मारा था और महाराष्ट्र ने ब्रॉन्ज मेडल मिला था, पर इस टाइम हम बहुत प्रैक्टिस किया और हम भी फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र ही गोल्ड लेके जाएगा। अच्छा, तो किस प्रकार से उत्साह खिलाड़ी में आपने फाइनल में पहुंचे हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का नेशनल गेम में जब दबदबा चल रहा है? हाँ, तो पूरा बाकी के गेम में तो भी महाराष्ट्र है, ट्रायथलॉन में भी महाराष्ट्र गोल्ड लेके गई है और ट्रॉफी भी लेके गई है। अभी बॉयज़ का भी महाराष्ट्र फाइनल में है और गर्ल्स का भी महाराष्ट्र फाइनल में है, तो दोनों टीम गोल्ड लेके जाएंगे, ऐसे ही होप्स रखते हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता थाना पुलिस ने स्मैक तस्कर को मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचे, कई कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान स्मैक तस्कर घायल हो गया था, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। स्मैक तस्कर ने पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एसएसपी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा से मिली जानकारी के मुताबिक बीती शाम नानकमत्ता पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी भूपेंद्र सिंह उर्फ राजू को अवैध तमंचा, कई अवैध कारतूस और 260 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद स्मैक की कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों में आंकी गई है। आरोपी स्मैक तस्कर से पुलिस को पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार उसने बरेली और ऊधम सिंह नगर से स्मैक डीलरों से अपने संबंधों की जानकारी भी दी है। वहीं जानकारी के माध्यम से उन्हें भी पुलिस के द्वारा जल्द गिरफ्तार करने की एसएसपी ने बात कही है। फिलहाल आरोपी स्मैक तस्कर को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
मत थानाध्यक्ष द्वारा रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें गिधौर गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति जो मोटरसाइकिल सवार था, उसे रोकने का प्रयास किया गया। वो न रुककर भागने लगा, अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वह जंगल की तरफ निकल गया और निकलते समय उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें वह घायल हुआ और उसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ में पता चला कि इसका नाम भूपेंद्र उर्फ राजू है और यह पुलिस के एनडीपीएस में मुकदमे जो दर्ज हुए थे उसमें वांछित था। अभी उससे और पूछताछ की जा रही है। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले सालों से सबक लेकर सरकार यात्रा प्रबंधन को इस बार पहले ही दुरुस्त करना चाहती है, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पिछले साल भारी भीड़ की वजह से यात्रा प्रबंधन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यात्री कई घंटे तक जाम में फंसे रहे थे। यात्रियों को रहने खाने तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि धामों में यात्रा के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रही, जिससे यात्री परेशान दिखे। उत्तरकाशी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जनपद के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय ग्रामीणों और ग्राम प्रहरियों को आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और साइबर फ्रॉड से होने वाली परेशानियों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा ग्रामीणों, स्कूली छात्र छात्राओं और ग्राम प्रहरियों को अग्नि सुरक्षा की जानकारी देते हुए प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर, विद्युत शॉर्ट सर्किट और अन्य प्रकार की अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के गुर भी सिखाए गए हैं। कार्यक्रम में सभी प्रहरियों को प्राकृतिक आपदाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए राहत और बचाव कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। एनडीपीएस पर नशा मुक्त अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो नशे के दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जो लीगल प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, ताकि लोग जो है नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और इस तरीके के जो घटनाएं उनमें संलिप्त होने से बचें। हम सिंह नगर में अलग अलग 3 घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 2 मामले सड़क हादसे के हैं। वहीं एक मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों ही मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर भेजा है और शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं और पूरे मामले में जांच जारी है। पहला मामला किच्छा कोतवाली के लालपुर चौक के अंतर्गत हुआ है, जहां एक ड्राइवर का पेड़ से लटका हुआ शव मिला। संभवतः ड्राइवर के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। वहीं दूसरा मामला भी किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बैनी मजार के पास स्कूटी सवार खुशहाल सिंह धामी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे खुशहाल सिंह धामी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं तीसरा मामला रुद्रपुर के किच्छा बाईपास रोड का है, जहां बस और कार की टक्कर हुई, जिसमें कार चालक आकाश कोली की मौत हुई है। तारीख की रात्रि का एक्सीडेंट हुआ था किच्छा से नगला रोड पर। तो एक इसमें खुशहाल नामक व्यक्ति की डेथ हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर दी गई है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें की जाएगी। और एक 30 जनवरी को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी ट्रक चालक की। संतोष पार्किंग में ट्रक खड़ा करके ट्रक चालक लक्ष्मी शंकर जो है गुमशुदा हो गया था। उसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो 2 तारीख को इसमें ग्राम प्रधान के द्वारा सूचना मिली कि जो लालपुर में मजार है उसके पीछे जंगल है, एक बेल के पेड़ में रस्सी के सहारे एक लटका हुआ व्यक्ति मिला हुआ है। तो उसकी आज पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है और पोस्टमार्टम होने के बाद में इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। चमोली में गैरसैंण ब्लॉक के आदिबद्री खेती, मालसी और थापली गांव मशरूम उत्पादन के लिए मॉडल विलेज बन गए हैं। राज्य के अन्य जनपदों के किसान भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी जिले के 25 किसानों ने चमोली के गैरसैंण ब्लॉक के मशरूम उत्पादक गांवों का एक्सपोजर विजिट
विजिट कर प्रशिक्षण लिया है। इस दौरान किसानों ने यहां पर मशरूम उत्पादन के लिए नई तकनीकी से बनाए गए टनल और शेड में मशरूम उत्पादन के तौर तरीके सीखे हैं और यहां पर किसानों से मशरूम उत्पादन की जानकारी ली है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। नरेंद्र नगर राज दरबार में बसंत पंचमी पर पंचांग गणना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई है। धाम के कपाट वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी पुष्य नक्षत्र में रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। तेल कलश गाडू घड़ा यात्रा 22 अप्रैल मंगलवार को नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू होगी। हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ही तय की जाती है। उत्तराखंड में संपन्न हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने भले ही अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन कई जनपद और कई मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। अब बीजेपी उनकी समीक्षा करने की बात भी कर रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में बीजेपी को जहां 11 नगर निगम में से 10 निगम पर जीत हासिल हुई है, वहीं नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना भी करना पड़ा है। खासकर बात उन सीटों की करें जहां से बीजेपी के हाई प्रोफाइल चेहरे आते हैं, तो उनकी भी समीक्षा होने जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जिन जिलों में हुआ है उनमें पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी शामिल हैं। पौड़ी जनपद से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आती हैं, तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी आते हैं। लेकिन बीजेपी केवल पौड़ी जनपद में कोटद्वार नगर निगम जीतने में कामयाब रही, जहां बीजेपी को नगर निगम अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई। तो वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र सतपुली में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बात अगर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की करें तो उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात करें तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल के क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के क्षेत्र मसूरी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के क्षेत्र सितारगंज में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, जो सबसे हॉट सीट थी, उसे जिताने में भी अग्रवाल कामयाब रहे हैं। देखिए, वैसे तो हम अनेकों स्थान पर जो जीत है वो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से प्रभावशाली जीत के रूप में है, लेकिन ये सत्य है कि अपेक्षाएं रहती हैं कि हमने हर मंत्री को, हर विधायक को उनका क्षेत्र की कुछ अलग से हमने जिम्मेवारियाँ दी थी। अब उसके कारणों की समीक्षा करेंगे हम, चाहे जीत हो हार हो, हमारे यहाँ समीक्षा जरूर होती है। समीक्षा के बाद सब प्रकार निर्णय होगा, लेकिन आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव में, सहकारिता के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भले ही बात हारी हुई सीटों पर समीक्षा की कर रहे हों, लेकिन उनके गृह जनपद चमोली में भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ये अच्छी बात है कि पार्टी जीतने के बाद भी समीक्षा करती है और हार के बाद भी समीक्षा करती है। ये दुष्प्रचार करके अपने आप को आगे बढ़ा के राजनीति करने का प्रयास करते हैं, तो इन लोगों को जनता ने जवाब दे दिया। अब आप देखिए मेरे यहाँ कितने बढ़िया मार्जिन से हम लोग जीते हैं। यदि उसके बावजूद मैं एक बात कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है कि मेरे उत्तराखंड की कदापि ये संस्कृति नहीं है कि वो बदतमीजी, गुंडागर्दी या इस प्रकार का दुष्प्रचार करें और अपने हित को, स्वार्थ को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों ने जो है नकारा है और हम लोग हर स्थिति में अपना समीक्षा करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी निकाय चुनाव की हार की समीक्षा के रूप में देखने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या जनता की जो नाराजगी निकाय चुनावों में मंत्रियों के प्रति कुछ जगहों पर देखी गई है, उसका असर मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।